नमस्कार। आज हम पुणे में हैं। पुणे में बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिसने एक कंपनी की स्थापना की, जो कंपनी आज बहुत से पुणे के रहवासियों के लिए घर का प्रबंध करती है। हम बात कर रहे हैं सुयोग ग्रुप के बारे में और बात करेंगे फाउंडर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर भरत भाई शाह के साथ। भरत भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। भरत जी, पहला सवाल आपसे ये पूछेंगे कि सुयोग जो आपके ग्रुप का नाम है, इसका लॉजिक क्या रहा? इस नाम की कंपनी कैसे बनाई? ये कंपनी का नाम सुयोग रखने के पीछे पैसा हमारा कोई उदात्त हेतु नहीं था जी। पर हमारे जो पिताजी थे वो पिताजी हमेशा ज्योतिष को मानते थे जी। तो उन्होंने पिताजी ने एक जो हमारे जोशी करके, प्रभाकर जोशी करके ज्योतिष थे, उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि ये लड़के की कंपनी के सुयोग नाम रख दो, तो नाम रख दिया हमने। ये अच्छा योग वो सुयोग, अच्छा योग वही सुयोग, और वो जो सुयोग हमारे घर में रहता है उसका हमेशा सुयोग ही होता है। नहीं, मतलब इतने सालों से एक सही योग जो आप करते आए और पुणे में इतने सारे लोगों के लिए आपने घर का प्रबंध किया। आप ऐसा कहते हैं कि सुयोग ग्रुप के घर में अगर आप रहते हो तो आपका फ्यूचर एकदम सही रहता है। ये बात लोगों से ही आप अनुमोदन लेना चाहिए। नहीं, ये मैं ले चुका हूँ और इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जी। कि जो लोग हमारे सोसाइटी में रहते हैं, हमने बनाए हुए फ्लैट में रहते हैं जी। उनकी ज़िंदगी उनके नसीब से सुधर जाती। हम तो कुछ करते नहीं, उनका नसीब बदलना हमारे हाथ में नहीं। पर जो हम घर बनाते वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाते। हम बिल्डर करके घर नहीं बनाते कि पूरा FSI यूज़ करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, इससे हमारा हेतु नहीं रहता जी। हमारा रहता है कि बाबा उसको अच्छा क्वालिटी का घर दें। आदमी ज़िंदगी में एक दफ़ा ही घर लेता, वो पैसा बहुत मेहनत से कमाता और उसका पैसा हमारे पास ला के देता है। हम पैसा एडवांस लेते घर लेने से पहले, तो हमारे पास पैसा देने तक ग्राहक का विश्वास ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो ग्राहक हमारे पर विश्वास रख के जो पैसा देता है, वो ग्राहक का पैसे का उसका मूल्य मापन मिलना उसको जरूर है। हम ऐसे सोचते हैं कि पैसा हमेशा अपने नसीब से मिलता है, कर्तृत्व से नहीं मिलता। तो अपन अच्छे काम करें तो अपन दूसरों का अच्छा सोचे तो अपना भी भगवान अच्छा करता है। यही सोच में आप ऐसे घर बनाते हैं जिसमें लोग कहते हैं पुणे में कि अगर आप सुयोग ग्रुप के बनाए हुए घर में रहते हैं तो एज यू राइटली सेड कि वास्तु कंप्लायंट घर होते हैं, लोगों का लाइफ सुधरती है। लेकिन एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जब भी कोई घर खरीदने जाता है तो सिर्फ शेल्टर उसका मकसद नहीं होता। नहीं, उसकी भावना रहती है, उसका मन उसमें रहता है कि मेरा घर कैसा होगा, मेरे घर में जाकर मैं आनंदी बनना चाहिए, मेरे घर में जाकर मैं सुखी होना चाहिए जी। मेरे घर में हवा, उजास, धूप अच्छी तरह आनी चाहिए। वो सबका हम स्टडी करते घर बनाने के पहले। जो हम मटेरियल वापरते वो सब ISI स्टैंडर्ड का, अच्छे में अच्छा मटेरियल वापरते। कस्टमर का पैसे का पूरे मुआवजा देना हम हमेशा चाहते। एकदम सही बात कही आपने। इससे बात ये निकलती है कि आपने जब पहला प्रोजेक्ट डाला तो कितने साल पहले था और वो कौन सा प्रोजेक्ट था? मैं एक 182 शुक्रवार करके 182 शुक्रवारपेट करके, शुक्रवारपेट में जहाँ मैं टेनेंट करके रहता था। ओके। वो मालिक ने घर बेचा था पर वो उसका व्यवहार कैंसिल हुआ। तो मालिक मुझको बोला कि बाबा ये तू घर ले सकता क्या? मेरे पास 1 रुपया देने के लिए नहीं था, मेरे पास पैसा भी नहीं था जी। तो मैंने नक्की किया कुछ। उसके पहले क्या हुआ कि मैंने नक्की क्यों किया, उसके पहले ऐसा हुआ, मेरा एक मामा का लड़का पुणे में आया, उसने मुझको बोला कि अपने को पुणे में रहने के लिए कहाँ से घर लेना है। तो हम बहुत एजेंट लोग के पास गए, कोई बोलता 200 रुपया भरो, कोई बोला 100 रुपया भरो। कोई लोग काम नहीं करता, पैसा एडवांस देते हैं, काम नहीं करता। आप बात कर रहे हैं उन एजेंट की, एस्टेट एजेंट की, जो मेरे घर में कैसा आया से पहले मेरे घर में ये लाइन करने का कैसा आया वो वही बोल रहा हूँ। जी जी। कि वो स्टेट एजेंट लोग साले, हमने 8-10 स्टेट एजेंट के पास 100 रुपया भरो, 200 रुपया, 100-200 रुपये की बहुत वैल्यू थी वो टाइम 78 में। तो हमने सोचा कि ये लाइन में कोई ईमानदार आदमी आवे और अच्छा काम करे तो बहुत बढ़िया हो जाए, अच्छा धंधा चलेगा। मैं बोला, मैं तो ग्रोसरी मर्चेंट था, मुझको तो ये लाइन का कुछ भी मालूम नहीं था।
तो पर मेरे ज़िंदगी में मैंने पहले से मैं कुछ भी काम करना चाहता था, और मैं कभी मेरा एजुकेशन से काम करने का मतलब कभी रहा नहीं जी। तो मैंने सोचा कि आपने को ये लाइन करना है। तो मैंने बोला पैसा नहीं है, मालिक बोला मुझको 50,000 रुपये चाहिए साठीगत करने के लिए। 3 लाख रुपए का घर था, 3 लाख भी वो टाइम में बहुत था, 50,000 रुपये चाहिए। तो मेरे पास 50,000 रुपये अभी देने के लिए नहीं थे। तो मैंने नक्की किया, मेरे मौसी के घर पे गया। मैं बोला अपने को भी ज़्यादा इसमें का लाइन को मालूम नहीं, तो मैं एक मामा का लड़का भी खाली था, उसको बोला तू भी साथ में आज अपन सब मिलके करेंगे। तो हम दोनों गए हमारे मौसी के घर पे। मौसी को बोले, मौसी ने उनके लड़के को बोले कि बाबा, वो बोले आज रात को आए तो रह जाओ, खाना पीना खा जाओ। खाया पिया। अभी मुझको ऐसा लगा कि इनका पैसा देने का कोई मूड नहीं दिखता। तो मैं बोला मौसी के पाँव पड़ा। मौसी मैं बोला जाता मैं। मौसी ने उनके बेटे को बोला शांतिलाल इधर आओ, वो पैकेट इसको दे दे। तभी से मेरी ज़िंदगी चालू हो गई। कह सकते हैं आपकी मौसी का आशीर्वाद था। आशीर्वाद था, पैकेट के रूप में सरकार उसने 50,000 वो टाइम में दिए में से, तो मैं वो प्रॉपर्टी का साठीगत नहीं करता था। और वो एरिया में मेरा लोगों का मेरे पर इतना विश्वास था, प्यार था जी। मैंने लोगों को बोला, मुझको कुछ मालूम नहीं है। फिर एक ब्रोकर हमको मिला, वो बोला इसके ये लाइन काम करने के लिए आर्किटेक्ट लगता है। मैं बोला पकड़ के ला आर्किटेक्ट। मैं सही बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा। जी बिल्कुल। उसने आर्किटेक्ट को लेके आया, वो बोला प्लान करना पड़ता है। मैं बोला तू कर प्लान। प्लान किए, प्लान पास करना पड़ता है। तो हमने, उसके पास लाइसेंस नहीं था, उन्होंने दूसरे आर्किटेक्ट के लाइसेंस पे प्लान पास करके लाया। वो टाइम सीमेंट भी नहीं मिलता था, सीमेंट को भी लाइसेंस था। तो मैं ग्रोसरी मर्चेंट था ना, वो सेंट्रल बिल्डिंग में ये फूड एंड ग्रेन्स डिपार्टमेंट में इनका आता था जी। इसलिए मेरे पहचान वाले थे। जी। तो मैंने प्लान पास होते ही वहाँ जाके जो कलेक्टर थे परमानंद सावंत करके, उनको जाके मिला। उन्होंने बोला तू चालू कर रहा है, तुझको चल। उन्होंने एक झटके में मुझको 1200 पोते सीमेंट का परमिट दिया। जी। हमने फिर स्कीम अनाउंस किया, तो बोले लोग इसके बोले बांधकाम करने के लिए इंजीनियर भी लगते। तो मैं बोला कौन होता लेके आओ तुम। ऐसे ही करके लिमय गाड़गे करके आए, राजन लिमय, विजय गाड़गे करके। जी। उन्होंने बोले हम इंजीनियर है, हम ये तुम्हारा बिल्डिंग बांध देंगे। बोले चलो बांध दो तुम। फिर उनके हाथ नीचे ओलंबा कैसा पकड़ने का, प्लान कैसा पढ़ने का मैंने खुद ने सीख लिया। जी। उसके बाद में मैंने 12 गोडाउन बांधे। मैं खुद सीख गया। खुद सीखने के बाद मैंने सोचा कि इसमें अच्छी क्वालिटी देना, अच्छा काम करना, गिराई का पैसे का पूरे मुआवजा देना, यही काम है। ये काम से मैंने एक स्कीम पूरा किया, दूसरा स्कीम पूरा किया। फिर गवर्नमेंट के कुछ तकलीफें आती क्या होती है, ऐसे हर एक रास्ते में से सीखते सीखते सीख गए हम। जी। यानी कि किताबी शिक्षण ना होते हुए आपने अनुभव के शिक्षण से अपने आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, और किराने के बिजनेस से आप रियल एस्टेट बिजनेस में आ गए। किराने बिजनेस में भी हमने बहुत मेहनत की थी। मैंने हमारी काम से कस्टमर के घर पे सामान हमारी करना, ये भी काम किया है ज़िंदगी में। जी। मैंने कौन से काम के लिए शर्म नहीं बात की कि आपने खुद के लिए काम कर रहे हैं, अपन दूसरे के लिए नहीं काम कर रहे, तो शर्म काहे की। यानी समझने वाली बात है कि जो व्यक्ति इतनी बड़ी कंपनी का फाउंडर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसने ज़िंदगी की शुरुआत इस बेसिस पे करी, कोई भी काम करने के लिए छोटा नहीं होता। इस बहुत बड़ी सीख है। इस पे आगे बात करेंगे भरत भाई के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक। पुणे में हम बात कर रहे हैं भरत भाई शाह से, जो यहाँ के बहुत ही जाने माने बिल्डर हैं। एक इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं। उनकी कंपनी बहुत सारे घर बना के दे चुकी है ऐसे लोगों को जिनको उस घर में रह के खुशहाली प्राप्त हुई है। और भरत जी का कहना है कि ऐसे घर बनाने चाहिए जिसमें कि रहने वाला सही मायने में खुश रहे। भरत जी, आप बता रहे थे आपके पहले प्रोजेक्ट के बारे में, फिर आपने बताया सेकंड प्रोजेक्ट, थर्ड प्रोजेक्ट आप करते गए, साथ साथ आप सीखते गए। तो किस स्टेज पे आप कंपनी को ले आए कि आप सिर्फ एक डेवलपर ना होते हुए एक रियल एस्टेट कंपनी के चेयरमैन बन गए? ये सफ़र आप हमें बताएं। मैं पहले एक छोटे घर करता था, एक वाड़ा करता था। वाड़ा यानी टेनेंटेड बिल्डिंग। जी। टेनेंटेड बिल्डिंग करते करते 98 में मैंने
एक धनकौड़ी में अच्छा प्रोजेक्ट लिया, वो प्रोजेक्ट में अटक गया था। जी अटक गया था, पण हमारे गुरु महाराज आ गए थे, कलापुर विजय जी महाराज। जी तो वो रोड से वो हमारे गुरु महाराज पाव विहार करते। तो मैं उनको बोला 1-2 मिनट के लिए मेरे साइड पे चलिए, रास्ते पे से जा रहे थे, साइड पे चलिए। तो बोले मैं नहीं आऊँगा। तो ठीक है, पर मैं उनको हाथ पकड़ के लेके गया, पकड़ के आगे करके। जी तो उन्होंने वहाँ मुझको बोला कि ये तेरा 8 साल से कोर्ट में प्रोजेक्ट लटके लाए, ठीक है 15-20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वैसा गुरु महाराज ने बोलने के बाद वो बोले कुछ तो भी तू यहाँ अच्छा काम कर। तो वहाँ मैंने जैन मंदिर बनाया। जी जैन मंदिर बनाया और एक जैन कॉलोनी की, मेरी वो फर्स्ट कॉलोनी थी पद्मावती नगर करके। जी उसमें मैंने 13 महीने में 350 फ्लैट ताबे में दिए। जो दिन भूमि पूजन किया उसके 13वें महीने में मैं सुबह 9 बजे साइट पे जाके बैठता था। वही हमारा किचन चलता साइट के इंजीनियर का, उनके साथ ही मैं खाना खाता था और शाम को 7 बजे घर पे आता था। तो खुद बैठ के मैंने काम किया। यानी महाराज जी का आशीर्वाद था और फिर आपको अच्छा काम करना था, इसके चलते वो प्रोजेक्ट एकदम सही मायने में पूरा होगा। पूरा हुआ। 13 महीने में 13 मैंने महीने में 350 फ्लैट वाले को रहने को चाबी दी विथ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। यानी एक रिकॉर्ड वाली बात हो जाती है इतने जल्दी एक काम कर पाना। वहाँ से भरत भाई आप बताएं कि आगे फिर ग्रोथ कैसे हुआ? नहीं, बाद में मैंने बहुत से प्रोजेक्ट किए। उसके बाद में अभी अपन बैठे हुए सूर्य गार्डन में मेरा ऑफिस है। सूर्य गार्डन 14 एकड़ का प्रोजेक्ट है, वो भी मैंने किया। अभी मेरा एक वर्धमानपुरा करके बड़ा प्रोजेक्ट चालू है, वाघोली में बड़ा 800 फ्लैट का चालू है, वारजे में चालू है, ऐसे बहुत अलग अलग जगह चालू है। यानी पुणे के अलग अलग एरियाज में आपके प्रोजेक्ट्स आज भी चल रहे हैं। जी, तो आप ये बताएं कि पुणेरी जब घर खरीदने निकलता है तो क्या उसकी अपेक्षा होती है और एज ए डेवलपर आप वो कितनी पूरी कर पाते हैं? एक तो हर एक सोसाइटी में हम कौन सा मंदिर बनाते हैं। कई जगह साईं बाबा के मंदिर बनाए, कई जगह दत्त मंदिर बनाए, कई जगह यानी हमारा मंदिर बनाने के पीछे क्या रहता है कि वो सोसाइटी में रहने वाले कुछ न कुछ प्रोग्राम के निमित्त एक साथ जुड़े रहे और कुछ कुछ फंक्शन करें, एक साथ जुड़े रहे। पहले स्टार्ट में हम पहला 1-2 फंक्शन हम कराते, हम लोगों को खाना खिलाते, वो हिसाब से सब लोग एकजुटता होते। यानी सब सोसाइटी वाले एक फैमिली करके रहना चाहिए, ये हमारी इच्छा हमेशा रहती है और वो हिसाब से लोग चलते। एक पॉजिटिविटी आ जाती है, पॉजिटिविटी आती है मंदिर करने से, लोग एक साथ रहते उधर। मंदिर से पॉजिटिविटी आती है और आप प्लानिंग प्रोसेस में बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि वास्तु के हिसाब से हम 100% वास्तु के हिसाब से काम करते हैं। ये टॉयलेट का बर्तन बिठाना हो तो वो भी वास्तु के हिसाब से बिठाते। लोगों को मालूम नहीं कॉलम बीम किधर लानी चाहिए वास्तु के हिसाब से। जी, वो हर एक आइटम हमको वास्तु के हिसाब से करना चाहते, इसलिए हमारे सोसाइटी में पैसे ज़्यादा आते, हमारा एफएसआर पूरा यूज़ नहीं होता। बिल्डर करके हम धंधा नहीं करते। यानी आप घर बनाते हैं इस मकसद से कि वहाँ रहने वाली फैमिली जो है और सुखी होनी चाहिए, बिल्कुल। और उसकी उन्नति होनी चाहिए। भरत जी, काश हर बिल्डर आपकी तरह सोचता तो भारत देश शायद नहीं, पर हर बिल्डर सोचने को कोई तकलीफ ही नहीं ना। उसके नसीब में भगवान ने जितना लिखा है उतना ही पैसा मिलने वाला है, तो खोटा काम काय के लिए करे वो। लेकिन भरत जी, आप उस स्टेज पर है कि आप एफएसआई पूरा यूटिलाइज नहीं करते, पैसे स्पेसेस ज़्यादा बड़े बनाते हैं, इसके चलते कि वास्तु के हिसाब से घर बरोबर बैठे। अब ये तो बात बहुत कम बिल्डरों में देखने को मिलती, मतलब मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ उस नज़रिए से। अगर आप देखें कि आपने एफएसआई एक बार छोड़ दिया लेकिन वास्तु के विपरीत जाके 2 कमरे और बना दो, ये आपने नहीं किया। नहीं, ऐसा है देखो कि अपन ये देखो, मैं लोग समझो 1000 रुपये में फ्लैट बेचते होंगे जी, तो मैं 1100 में बेचता ना, मैं उसका प्रीमियम बन लेता ना। लेकिन जो देते क्वालिटी एकदम सही देते, एकदम सही देते। भरत जी, पुणे में ज़्यादा करके जो घर आज की तारीख में बन रहे हैं, आपके जो प्रोजेक्ट्स आपने अभी भी हमें बताएं, वो किस कैटेगरी के हैं? बजट होम्स है, मिड रेंज है या लग्जरी? पुणे में बजट होम ज़्यादा चलते जी, और हायर क्लास लिमिटेड चलते। जी, हायर क्लास का क्लास ही लिमिटेड है। हायर क्लास के फ्लैट अलग सिस्टम से चलते, वो लेने वाले भी है, नहीं ऐसा नहीं। पुणे में हायर क्लास भी बहुत है, जी,
पुणे में भी रिच पब्लिक बहुत हो गया अभी। तो आपके हिसाब से जो हायर एंड है वो 10% टोटल सेल्स हायर में से? एंड 15%। 15%। और जो एकदम बजट का सेगमेंट है वो आप कितना जो estimate मीडियम करेंगे? क्लास है, लोअर कॉस्ट है, वो 25-30% है। मीडियम क्लास ज़्यादा है, मीडियम क्लास 30 से 40% है। यानी कि जो 2 BHK या उसके हिसाब से 2 घर BHK, खरीदेंगे। 3 BHK। तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं आपने जब अभी हमें बताएं वो ज़्यादा करके 2 BHK के हैं या नहीं, ऐसा किस नहीं तरह आता। से है? हम 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK ऑल पर्पज फ्लैट बनाते हैं। सब आदमी अकोमोडेट होना चाहिए, सबका बजट होना चाहिए। जी। आप सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी लगे रहते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ सोशल वर्क दैट यू डू। एक छवि होती है लोगों के दिमाग में कि बिल्डर जो होता है एकदम बिजनेस के लिए चौकन्ना होता है। तो आप एक तो पूरी FSI यूटिलाइज नहीं करते, पैसेजेस ओपन छोड़ देते हैं ताकि वास्तु कंप्लायंट हो, ये तो एक चीज़ हुई ही। इसके ऊपर आप ये भी करते हैं कि आप लोगों का भला भी करते हैं। नहीं, क्या है, ये देखो, हम ऐसा मानते हैं, हमारे पिताजी ने हमको ऐसे संस्कार दिए हैं जी कि जो तुम कमाते हो तुम्हारा अकेले का नहीं है, तुमने बांट के खाना चाहिए। जी मेरे पास जो स्टाफ है, जो आदमी है, जी वो सुखी नहीं रहेंगे, मैं दुखी रहूँगा तो कैसा चलेगा? नहीं चलेगा। आज मेरे पास जिसने 8-10 साल सर्विस किया, वो सबके मैंने घर करा के दिए अपने ही प्रोजेक्ट्स में। हो। भरत भाई, ये बात भी सुनने को मिलती है पुणे में कि आपने कई स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाई में तकलीफ हो रही थी उनको आपने स्कॉलरशिप्स करा के दिए। मेडिकल में लोगों को प्रॉब्लम होती है, आपने रिसेंटली डायलिसिस सेंटर करवाया है। तो ये किससे प्रेरित है? ये क्या है, मेरा लड़का किडनी फेल से बीमार था 92 में। जी तो मैंने सोचा कि वो टाइम मेरे पास पैसे की बहुत तकलीफ थी, उसमें वो टाइम में मैंने लोन भी निकाल के बच्चों को 5 साल बहुत मेहनत करके बच्चा सुखी रहा उसके नसीब से और मेरे नसीब से। जी आज मेरा वो बच्चा अच्छा है। पर मैंने सोचा ऐसे बहुत गरीब लोग होंगे कि जिनके पास पैसे नहीं रहेंगे। ये किडनी का रोग ऐसा है कि बगैर पैसे से कोई सुखी नहीं रह सकता, उसको सुखी रहने के लिए पैसा ही चाहिए। तो इसलिए मैंने सोच के एक डायलिसिस करने के लिए 700 रुपया खर्चा आता है। जी सब हॉस्पिटल में 1500-2000 रुपये लेते हैं। जी तो हमने 400 रुपये में डायलिसिस देने की सुविधा की है। और वो 400 रुपये भी जिसके पास नहीं होगा उसके लिए मुफ्त डायलिसिस देने की सुविधा ताराचंद हॉस्पिटल में की है। मैंने 10 डायलिसिस मशीन उधर लगाया अभी, जी और उनको हॉस्पिटल को डोनेट किया है, यानी उसके ऊपर मेरा कोई राइट रखा नहीं। नहीं, मतलब ये है कि आपने ज़िंदगी में जो खुद की एक तकलीफ़ वाली पीरियड थी उससे सीख लेके औरों को वो तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, इसका आपने औरों को सुविधा होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। वो डायलिसिस नहीं किया तो आदमी टिक नहीं पाता। आदमी इमीडिएट 4-6 महीने भगवान प्यारा होता है। नहीं, लेकिन आज डेवलपर की एक छवि जो होती है उसके हिसाब से आप बिल्कुल अलग किस्म से ही यहाँ पे एक पिक्चर मैं बनते जा ओरिजिनल रहा है। डेवलपर ही नहीं ना, मैं नॉन मैट्रिक आदमी हूँ साला। ये मतलब की बात है, इस पे आगे चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक। एक डेवलपर, एक विकासक जिसके सीने में दिल है, जो अपने ग्राहकों के लिए धड़कता है और उससे भी आगे चले तो समाज में जो वर्ग है जो खुद की मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता या पढ़ाई में सक्षम नहीं है, उन्हें मदद करता है। कमाई करी रियल एस्टेट से, लगाई अच्छे काम में। हम बात कर रहे हैं भरत भाई शाह से, पुणे के एक काफ़ी प्रतिष्ठित डेवलपर। और प्रतिष्ठा सिर्फ डेवलपमेंट की वजह से नहीं, लेकिन एक अच्छे इंसान होने वाली बात यहाँ पे आ रही है। भरत भाई, आप हमें ये बताएं कि आप आज जिस स्टेज पर हैं कि आपकी कंपनी को बेसिकली आपके लड़के संभाल रहे हैं, तो नॉर्मली ये होता है कि इस स्टेज पे लोग बोलते हैं कि यू रिटायर, और आप जितने एक्टिव है उससे लगता तो नहीं कि रिटायरमेंट कहीं दूर दूर भी नजर आ रहा नहीं, मैं रिटायरमेंट करना होना ही नहीं मुझको जिंदगी में। जी पहले बिजनेस नहीं हो तो कुछ अच्छा सामाजिक काम करते रहो हमेशा। जी। मुझको ऐसा घर में बैठना पसंद नहीं। जो वास्तु के प्रिंसिपल्स आप आपके प्रोजेक्ट में लगाते हैं, जाहिर बात है कि आपने वो अपने ऑफिस में भी इस्तेमाल किया होगा, अपने घर में भी इस्तेमाल किया होगा। सही बात है, हमने हमारे घर में इस्तेमाल किया, ऑफिस में इस्तेमाल किया, और उसका फ़ायदा भी आप महसूस करते होंगे। फ़ायदा भी महसूस करते हैं हम। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि वास्तु बेसिकली होता क्या, वास्तुशास्त्र होता क्या है, और उसके अनुरूप आप घर कैसे चला सकते हैं।
ये वास्तुशास्त्र क्या है ये अपने को सुनना हो तो बहुत बड़ा है। जी 2600 साल पहले भगवान महावीर ने उनके ग्रंथ में लिखा है जी कि आदमी ने कैसा बरतना चाहिए, जी कहाँ दिमाग रख के सोना चाहिए, उसका घर कैसा होना चाहिए, वो हिसाब से वास्तुशास्त्र लिखा गया। 1400 वर्ष पहले राजवल्लभ करके एक ग्रंथ हुआ, जी ईस्वीसन 1400 में राजवल्लभ करके ग्रंथ हुआ। वो ग्रंथ में वास्तु का पूरा स्टडी दिया है, वो हिसाब से जो घर बनाने चाहिए उसमें सब आदमी के एथिक्स दिया कि आदमी ने कैसा बदलना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, उसका घर कैसा रहना चाहिए, उसने कपड़ा कौन सा पहनना चाहिए, कैसा हर एक बात बताइए। जी वो राजवल्लभ करके बहुत बड़ा ग्रंथ है, वो ग्रंथ का अभ्यास बहुत लोगों ने किया है। वास्तुशास्त्र ने ये वास्तु ये साइंस बहुत सालों के पहले से है, 2500 साल पहले की वास्तु साइंस है। तो इसको आज की ज़िंदगी में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपना अनुभव बताएं। आज के ज़िंदगी में अपन घर बनाते टाइम कैसा है, पहले जगह बहुत खाली थी, लोग के छोटे जगह नहीं थी, लोगों के पास बहुत जगह थी, वस्ती बहुत कम थी। अभी सब हाई राइज बिल्डिंग बनने लगे जी तो उसमें हाई राइज बिल्डिंग की वास्तु हिसाब से एडजस्ट के लिए है कि आदमी का घर कैसा होना चाहिए, उसकी बेडरूम किधर होना चाहिए, उसका किचन किधर होना चाहिए, उसके टॉयलेट किधर होना चाहिए, उसके जो बिल्डिंग में स्टेप्स रहते वो स्टेप्स कितने होने चाहिए, उसका राइजर कितना होना चाहिए, ये सबका वास्तु साइंस है। एक लॉजिक है जो कि आपको नेचर के फोर्सेस के साथ ट्यून में रखता है। नेचर के साथ ही वो वास्तु साइंस एडजस्ट किया है। आज काफ़ी लोगों का ये होता है कि आपके जैसे बिल्डर के प्रोजेक्ट में घर नहीं लेने का मौका होता है तो वो ऐसे प्रोजेक्ट में चले जाते हैं जो शायद घर वास्तु कंप्लायंट नहीं होते, और फिर एक पहला जिंदगी में आदमी का नसीब चलता है। जी जब नसीब खराब होता है तो वास्तु उसको साथ देती है। जी तो उसका नसीब जोर में चला तो कोई भी वास्तु उसको तकलीफ नहीं देती। जी यानी वही आपका जो है बेसिक के पॉजिटिव थिंकिंग जिंदगी में वही काम आता है। पॉजिटिव विचार करो तुम, ये देखो ऑलवेज पॉजिटिव थिंक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं जिंदगी में। भरत भाई, पुणे रियल एस्टेट मार्केट के बारे में बात करते हैं। एक आज की तारीख में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा महानगर पालिका है, मुंबई से भी बड़ा क्षेत्रफल की अगर बात करें तो, और उसके इर्द गिर्द जो इलाका है जहाँ पे भी डेवलपमेंट काम चल रहा है, बहुत जोर में पुणे में डेवलपमेंट काम चालू है। आजू बाजू के छोटे छोटे गांव से पास नागपुर से लोग पुणे तक आते। पुणे एक एजुकेशन हब है जी। एजुकेशन के हिसाब से लोग पुणे में आते कि बच्चे लोग आते सीखने के लिए, तो फिर उसके माँ बाप बोलते अपन पुणे में फ्लैट ले लेवे जी। आजकल आदमी लोग छोटे गांव में शादी करनी हो तो लड़की देते नहीं, वो भी प्रॉब्लम है। तो छोटे गांव वाले भी सिटी में आने लगे, लड़कियां भी छोटे गांव में जाने के लिए तैयार नहीं। ये सामाजिक प्रॉब्लम है। यानी वजह अलग अलग, लेकिन सॉल्यूशन एक ही कि पुणे में घर खरीदे, सिटी में घर आना चाहिए, सिटी में आना चाहिए जी। लड़की का बाप भी बोलता है कि लड़का तुम्हारा पुणे में है, दिल्ली में है, किधर है जी। वो बोले छोटे गांव में जुन्नर में तो नहीं देगा लड़की। ऐसे छोटे गांव में बहुत लड़के लोग रखल रहे जी। मतलब उनके लिए एक सोल्यूशन ये है कि पुणे जैसे शहर में अगर घर खरीद ले तो उनको शिफ्ट होना चाहिए, काम धंधा पुणे में चाहिए। ऐसा लेकिन एक बात ये भी है कि पुणे, जैसा आपने एकदम सही फरमाया कि इट्स एकेडमिक हब, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं इसे, और इंजीनियरिंग के हिसाब से भी देखें तो इट्स ऑल्सो एन ऑटोमोबाइल हब, मतलब कि इकोनॉमिक के हिसाब से ऑटोमोबाइल हब है, नंतर कंप्यूटर कंपनी बहुत सी आई है, आईटीसी कंपनी आई है, सब ऐसे सब सेक्टर पुणे में आए हैं बहुत। या तलेगांव में इंडस्ट्रियल एरिया बहुत हो गया, चाकन में हो गया, पुणे के आजू बाजू में इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत हो गए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आ गई। तो लोग पुणे में रहना पसंद करते हैं, कारण बच्चे को एजुकेशन है, सर्विस के लिए वो तलेगांव जाना था, 1 घंटे में पहुंच सकते हैं जी। यानी कि पुणे एक सेंट्रल लोकेटेड जगह हो गई जहाँ पे सारी सुविधाएं आपको मिलती है, और काम रोजगार की अगर बात करें तो या तो सिटी में मिल जाएगी या तो आसपास के एरिया में। इसके चलते यहाँ पे जिस तरह के घर आज की तारीख में बन रहे हैं पुणे में, अलग अलग जो डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, आप बहुत सीनियर डेवलपर हैं, आपने बहुत करीबी से इस बिज़नेस को समझा है, आप ये बताएं कि आज की तारीख में जिस तरह के घर पुणे में मिल रहे हैं, क्या शहर के विकास के लिए ये सही है या आपके हिसाब से कुछ चेंज होना चाहिए था? शहर के विकास के लिए ये
सही है, पर शहर की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए जी वो हिसाब से सिटी की डेवलपमेंट नहीं हुई जी कि उसके लिए ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, रोड्स, ये सब की अच्छी तरह डेवलपमेंट होनी चाहिए। जी आणि आउटर एरिया का प्लानिंग भी बढ़िया होना चाहिए। जो पुणे जैसा बड़ा है, आउटर एरिया में लोगों ने अनऑफिशियल घर बांधे, कुछ बांधे, तो उनको है ना एक उसके लिए एक अच्छा प्लानिंग करके डेवलपमेंट होनी चाहिए। जी। एक ट्रेंड जो हम देखते हैं कि जब बाहर के एरिया में आप प्रोजेक्ट डालते हैं तो पहले जो भी रेगुलेटरी बॉडी हो, मनपा हो या जो भी, उसको आप डेवलपमेंट चार्ज भरते हैं एज ए डेवलपर। फिर रोड आप बनाते हैं, पानी की लाइन आप खींचते हैं, गटर की लाइन आप निकालते हैं, स्ट्रीट लैंप आप लगाते हैं, और बचा कुछ गार्डन बनाना है तो बोलते हैं आप ही से आप ही बनवा लीजिए। तो एक आपने डेवलपमेंट चार्जेस दे दिए, उसके बाद आपको ये खर्चा करना पड़ा, और अगर उसके बाद घर खरीदने वाले के दिमाग में ये बात आती है कि बिल्डर बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहा है। पर घर लेने वाले को ये समझता नहीं, वो खाली फ्लैट नहीं बांधता, सोसाइटी बांधते थे। अभी हमने 98 में 2000 में यहाँ हमने वाटर हार्वेस्टिंग किया। जी तब पुणे में किसने भी वाटर हार्वेस्टिंग नहीं किया था। हमने ये सुजय गार्डन में कम से कम 200 नारियल के झाड़ रिप्लांटेशन किए। जी तो हम बिल्डर नहीं, पहले हम नागरिक हैं। कल पानी नहीं होगा तो कहाँ से पानी आएगा? सही बात। इसलिए हमने वाटर हार्वेस्टिंग किया। जी। और हमने पुणे के कमिश्नर को एक दिन बुलाया कि विजिट करो हमारे साइट पे, और उनको बताया सब बिल्डर को ये कंपल्सन करो। उसके बाद में इन्होंने नियम किया कि ये करना जरूरी है। जो पानी की कमतरता है वो कभी नहीं होंगी। जी जो पानी है जमीन में जाएगा तो जमीन में से फिर कहाँ ना कहाँ तो बाहर आता है पानी। बिल्कुल। इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग किया हमने, झाड़ रिप्लांट किए, सब झाड़ अच्छे हैं, सब झाड़ को आज नारियल आते हैं। ये नेचर से भी खेलना गलत है, नेचर बहुत आवश्यक है। हम जितने स्कीम करते हैं उस स्कीम में मैक्सिमम नेचुरल काम करते, झाड़ लगाते, सब जगह झाड़ लगाते, बड़े बड़े पौधे लगाते लाके। वो झाड़ से क्या होता है कि हवा शुद्ध रहती है। जी आज जो बरसात लंबी है आज के डेट में, जी बरसात क्यों लंबी है कि अपन नेचर से खेल रहे हैं। जी। और कहीं ना कहीं इसका असर हमारी जिंदगी पे अपनी जिंदगी पे आ रहा है ना। आज शेतकरी को बरसात नहीं आएगी तो वो कैसा आगे का ये आ जाएगा। हाँ, अपन भी आदमी, अपने को भी खाने को लगता है ना। बिल्कुल। कि अपन ओनली बिल्डर नहीं है ना। ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी। एक सही योग जो होता है उसको सुयोग कहते हैं, और सही बिल्डिंग कंपनी होती है उसको सुयोग ग्रुप कहते हैं। आपने जो बातें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करी, जो सीख आपने उनको दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। तो ये थे पुणे के भरत भाई शाह, एक प्रतिष्ठित विकासक जो सिर्फ विकासक ना होते हुए एक बहुत अच्छे इंसान भी है। कई चीज़ें जो उनसे हम सबको सीखनी चाहिए। ऐसे ही किसी और एक्सपर्ट के साथ, किसी और डेवलपर के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।